गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 निजी सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान के पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज समझेंगे हम सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, सार्वजनिक क्षेत्र से विशेषताएं, सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ एवं हानि, एवं हम और समझेंगे सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर आदि का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर। तो देखिए, वर्तमान काल में औद्योगिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों पर सरकार का अधिकाधिक नियंत्रण है। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। प्राचीन काल में स्थिति क्या थी? अलग थी। शांति, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना सरकार का क्या था? मुख्य कार्य था। आज इसके कार्य विविध एवं अनेक हो गए हैं। तो देखिए, इसकी विशेषता यह होती जा रही है कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनेक कार्यों की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न उपक्रमों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अर्थात भारत में सन 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ और सन 1990 के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कमी करते हुए उदारीकरण लागू पर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर अंकुश लगाया। भारत सरकार प्रारंभ से सार्वजनिक उपक्रम के क्या थे? पक्षधर नहीं थे। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र क्या हो गया? हमारा प्रस्तावना हो गया। अब हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ। तो सार्वजनिक क्षेत्र है क्या? तो सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र का आशय ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रम से है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के अधीन होता है। इसलिए इसे सार्वजनिक उपक्रमों को सरकारी उपक्रम भी कहा जाता है। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र को क्या भी कहा जाता है? सरकारी उपक्रम भी कहा जाता है। तो सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन के अंतर्गत संचालित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों को सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये क्या हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ। अब हम समझते हैं क्या सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एस खेरा के अनुसार। तो देखिए, सार्वजनिक उपक्रम का तात्पर्य औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाओं के केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार दोनों के संयुक्त संचालन से बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है एच एन हैंसन के अनुसार। तो लोक उद्यम का आशय सरकारी स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्य उपक्रमों से होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम या व्यवसाय एक ऐसा स्वरूप है जो सरकार द्वारा नियंत्रित व संचालित होता है और सरकार का या तो उस पर एका स्वामित्व होता है या उसके अधिकांश अंश सरकार के पास होते हैं। ठीक है। अब देखिए, औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक उपक्रम है। उसी प्रकार से उपक्रम या स्वामित्व, प्रबंधन एवं संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के अधीन होता है। ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ एवं परिभाषा। अब देखते हैं इसी में क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला विशेषता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का क्या? राजकीय स्वामित्व। राजकीय अर्थात स्वामित्व पूर्णतः सरकारी अथवा मिश्रित होता है बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है विशेषता में क्या? तो सेवा का उद्देश्य। तो उपक्रमों के स्थापना एवं संचालन का उद्देश्य लाभार्जन नहीं होता, सेवा की भावना मुख्य होती है। तीसरा है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। तो संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकार या लोक सत्ता पर होता है। चौथा है विभिन्न स्वरूप। तो सरकारी उपक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न स्वरूप होते हैं। यह विभागीय आधार या नियम के आधार या मंडल या नियंत्रित कंपनी के कार्य में करती है। पांचवा है इसका व्यापक क्षेत्र। तो देखिए, सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताओं में बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक तथा अंतर्राष्ट्रीय होता है। कम से कम क्षेत्र राष्ट्रीय अवश्य होता है। छठवां बोला जा रहा है इसी में कल्याणकारी प्रबंधन। तो कल्याणकारी प्रबंधन राजकीय उपक्रम की विशेषता है। इसमें श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शोषण नहीं होता। सातवां देखिए इसी में विशेषता में वित्त का प्रबंधन। तो देखिए, वित्त का बोला जा रहा है, वित्त अर्थात क्या हो गया? पूंजी। तो सार्वजनिक उपक्रम के लिए प्रारंभ में सरकारी स्रोतों से वित्त का प्रबंधन किया जाता है। तो सरकार अपने कोषों से आर्थिक मदद करती है, बाद में स्वयं वित्त की पूर्ति एवं प्रबंधन करना शुरू कर देती है। आठवां सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंधन। तो सार्वजनिक उपक्रम पर सरकार का नियंत्रण एवं प्रबंधन होता है। कोई उपक्रम केवल स्वामित्व के कारण सरकारी उपक्रम नहीं माना जाता।
इसका नियंत्रण एवं प्रबंधन भी सरकार के अधीन होना आवश्यक हो गया है। अब हम देखते हैं इसी में सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताओं में 8वां एकाधिकारी प्रवृत्ति। और एकाधिकारी का अर्थ क्या होता है? केवल एक का अधिकार। तो ऐसा उपक्रम एकाधिकारी की स्थिति से संचालित किए जाते हैं। और 10वां और आखिरी विशेषता बताया जा रहा है कि सरकारी नियमों का बंधन। इसमें इसका मुख्य सबसे बड़ी विशेषता यह भी बोला जा रहा है कि उपक्रम या संपूर्ण कार्य सरकार के नियमों के अनुसार संचालित होती है। ठीक, मतलब ये सरकारी नियमों का क्या इसमें बंधन है। अब इसी में देखो सार्वजनिक उपक्रम के लाभ। तो सार्वजनिक उपक्रम का पहला गुण या लाभ बोला जा रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्ति, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मुक्ति प्रदान करना इसका मुख्य गुण है। ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है आधारभूत एवं जनोपयोगी उद्योगों की स्थापना, अर्थात आधारभूत एवं जनोपयोगी उद्योगों की स्थापना विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? बहुत ही उपयोगी है। तीसरा है अधिक जोखिम एवं पूंजी वाले उद्योगों की स्थापना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में संभव है क्योंकि निजी क्षेत्र ऐसे उपक्रमों में प्रवेश नहीं कराना चाहते हैं। चौथा सबसे बड़ी इसका लाभ है कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। पांचवा में है निजी क्षेत्र के एकाधिकारी मनोवृत्ति पर रोक है और सामान्य जनता शोषण से बच जाती है। छठवां है सार्वजनिक उपक्रम या स्थान सदैव क्षेत्रीय संतुलन पर होता है क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर जोर देते हैं जबकि निजी क्षेत्र सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। और सातवां है सरकार आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती है, अतः उपक्रमों का विकास होता है और विकास की दर में वृद्धि भी होती है। और आठवां श्रमिकों का शोषण नहीं होता वरन उनके हितों की क्या होती है? रक्षा होती है। नौवां है रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा क्या है? आर्थिक अभिशाप है। देश का हो गया मुख्य लाभ, है ना। और इसी में है सार्वजनिक उपक्रम का उद्देश्य लाभार्जन नहीं है वरन क्या है? सेवा है, अर्थात आवश्यक उचित मूल्य पर उपक्रम उपलब्ध कराई जाती है। और लास्ट और सबसे अन्य लाभ में बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों में भारी मात्रा में राजस्व की वृद्धि होती है, विभिन्न प्रकार के कर तो प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ लाभांश भी मिलता है, जन कल्याण में वृद्धि, मांग व पूर्ति में सामंजस्य निर्यात वृद्धि इत्यादि लाभ प्राप्त होते हैं। अब इसी में आपका सार्वजनिक क्षेत्र के दोष। तो देखिए पहला दोष बताया जा रहा है इसमें मतलब उसकी हानियाँ। तो प्रबंधन एवं संचालन में लालपिताशाही अर्थात सही वक्त में कार्य करने, त्वरित निर्णय लेने की अप्रवृत्ति होती है। ठीक है। दूसरा हानि में बोला जा रहा है कि अकुशल प्रबंधन व्यवस्था, क्योंकि कार्य करने वाले वैतनिक कर्मचारी होते हैं तथा इसमें प्रेरणा का बहुत ही अभाव होता है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती क्योंकि सरकार नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है। चौथा है प्रायः यह भी देखा जाता है कि सार्वजनिक उपक्रम में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ये भी उसका दोष है। और व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव भी होता है, विकेंद्रीकरण का भी अभाव होता है, राज्य के एकाधिकारी का दोष होता है, पहल शक्ति एवं सहायता का भी अभाव होता है। ठीक है। अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों के विभागीय प्रबंधन के दोष सर्वविदित है। ऐसे उपक्रमों में स्वतंत्रतापूर्वक संचालन के लिए उनके प्रभारी अधिकारियों को पर्याप्त प्रेरणा एवं त्वरित निर्णय के अधिकार देना बहुत ही आवश्यक है। अतः हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उपक्रमों के दोष एवं गुण दोनों हैं। तो भारत के लिए न तो अग्र समाजवाद होती है और न ही पूंजीवाद, तो दोनों का समन्वय एवं सामंजस्य क्या है? बहुत ही आवश्यक है। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व देने का दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ता है और उन आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाना भी पड़ा है। भारत में दोनों पक्षों को समान महत्व प्रदान करना क्या हो गया है? बहुत ही आवश्यक है। तो ये क्या हो गया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के दोष। हम देखो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो ठीक है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर। तो सबसे पहले देखना स्वामित्व। तो निजी क्षेत्र का स्वामित्व उद्योगपतियों के हाथ में होता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। ये हमारा अंतर हो गया। दूसरा बोला जा रहा है नियंत्रण। तो नियंत्रण एवं संचालन का अधिकार पूंजीपतियों को होता है निजी क्षेत्र में, और सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण एवं संचालन का अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। लाभ बोला जा रहा है तो निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाता है, वही उद्योग व्यापार आधार होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक लाभ को महत्व दिया जाता है। चौथा है इसमें शोषण। तो निजी क्षेत्र में बेरोजगारी एवं शोषण का सदैव भय बना रहता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में बेरोजगारी एवं शोषण से मुक्ति होता है। पांचवा है आपका उपभोक्ता प्रमुख। तो निजी क्षेत्र में उपभोक्ता को प्रमुख स्थान दिया जाता है, उसकी मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि नहीं होता, राष्ट्र हित को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। हो गया। अब है छठवां में आपका व्यापार नीति। तो निजी क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार करने की नीति अपनाई जाती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार की नीति नहीं अपनाई जाती।
फिर इसी में नेक्स्ट है आपका उत्पादन का ढंग। तो निजी क्षेत्र में उत्पादन बाजार के मांग के अनुसार होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन का कम उत्पादन का भय अधिक बना रहता है। ठीक है, अब इसी में आपका गोपनीयता। तो निजी क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में गोपनीयता बनी रहती है और सार्वजनिक क्षेत्र में गोपनीयता नहीं रहती है। 9वां है इसका सामाजिक कल्याण। तो सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है जब सामाजिक दोषों से ग्रस्त होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता। और लास्ट और आखिरी अंतर है हमारा राजनीतिक प्रभाव। तो निजी क्षेत्र में इसका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहता है और सार्वजनिक क्षेत्र में इसका दलों का प्रभाव होता रहता है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, तो सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता, महत्व, लाभ एवं उसमें अंतर।